अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। बच्चों, आज है हमारा केमिस्ट्री 9 क्लास का चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 को हम डिस्कस करने लगे हैं, जो कि है हमारे पास एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, तो चैप्टर का आगाज़ करते हैं हम बच्चों। हमारे पास एसिड, बेस और साल्ट 3 चीज़ें आ जाती हैं। ये 3 चीज़ें हमने इस पूरे चैप्टर में डिस्कस करनी है। ठीक है, शुरू करेंगे हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे, जैसे कि हम वैसे भी करते होते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट से इब्तिदा करते हैं ताकि हर चीज़ जो है वो क्लियरली बच्चों को समझ आ सके। ठीक है, तो इस दफ़ा भी हम बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास आता है बेसिक कॉन्सेप्ट बच्चों, 3 चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। पहली चीज़ ये आप ज़हन में रखिएगा, हमारे पास होता है एसिड। ठीक है, फिर होता है हमारे पास बेस। 2 चीज़ें होगी बच्चों, और तीसरी चीज़ होती है हमारे पास सॉल्ट। क्या बताया मैंने आपको? एक होता है एसिड, एक बेस, एंड देन ये दोनों जब मिलते हैं तो तीसरी चीज़ बनती है हमारे पास सॉल्ट बनता है। ठीक है, तो एसिड और बेस जो हैं बच्चों, ये दोनों जो हैं इनका क्या सीन है, ये होते क्या हैं, ये चीज़ें आप देखते हैं। आपने फोकस किया होगा, आपके पास कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं आपके घरों में, आपके रोज़मर्रा के इस्तेमाल में जो चीज़ें खट्टी होती हैं, टेस्ट में क्या होती हैं, सोर होती हैं, खट्टी होती हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो टेस्ट में बिटर होती हैं, कड़वी होती हैं। ठीक है, जैसे कि आप अपने जो सोप होता है, साबुन होता है, उसकी अगर बात करें तो वो स्लिपरी होता है थोड़ा-सा, और टेस्ट में वो क्या होता है, बिटर होता है। क्लियर? ऐसे ही आपके पास लेमन आ जाता है, लेमन क्या होता है, टेस्ट में खट्टा होता है, सोर होता है। इसी तरह आप विनेगर आ जाता है, विनेगर भी टेस्ट में जो है सोर होता है। अब ये होते क्यों हैं? इन चीज़ों को अगर देखें आप बच्चों, एसिड जो होता है ना, एसिड की बात करें तो एसिड की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। फर्स्ट ये है कि ये सोर होता है, सोर मीन्स खट्टा होता है। सेकंड प्रॉपर्टी होती है बच्चों इसकी ये कि ये स्किन के लिए बहुत कोरोसिव होता है। अगर ये स्किन से कॉन्टैक्ट में आएगा तो ये क्या करेगा, कोरोजन करेगा, स्किन को डैमेज करेगा। ठीक है, कोरोसिव फॉर स्किन। क्लियर? 2 चीज़ें होगी। थर्ड प्रॉपर्टी बच्चों इसकी आती है कि ये कंडक्शन करता है, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब ये तो वो बातें हैं जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, इसी तरह बेस की प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। तो बेस की फर्स्ट प्रॉपर्टी बच्चों आपके पास आती है कि बेस बिटर होता है टेस्ट में। ठीक है, ये कड़वा होता है टेस्ट में। इसी तरह सेकंड प्रॉपर्टी आती है हमारे पास कि ये कोरोसिव होता है स्किन के लिए, ये भी। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी आती है हमारे पास कि ये जो है ये स्लिपरी होता है। ठीक है, स्लिपरी इन नेचर होता है ये। और फोर्थ प्रॉपर्टी इसकी आती है कि ये इलेक्ट्रिकल कंडक्शन करता है। क्लियर हो गया? ये हमारे पास प्रॉपर्टीज आ जाती हैं बच्चों इन दोनों की। अब इन दोनों को जब हम मिलाते हैं तो हमारे पास चीज बनती है सॉल्ट। तो सॉल्ट के अंदर भी इनमें से कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। एक तो सॉल्ट का जो टेस्ट होता है वो खट्टे और कड़वे के सेंटर में आता है। मतलब कि इसका टेस्ट जो होता है वो थोड़ा सॉल्टी टेस्ट आपको पता होता है कैसा होता है, हल्की हल्की खटास होती है उसमें और हल्की हल्की कड़वाहट होती है उसमें। ठीक है, इसी तरह सॉल्ट जो है वो भी क्या होता है, स्किन के लिए कोरोसिव नहीं होता वो, लेकिन आपके कोई भी अगर बाउंड वगैरह हैं जो इंटरनल आपके स्किन है, मतलब कि जो इंटरनल जगह हैं आपकी बॉडी की, उनके लिए बहुत कोरोसिव होते हैं। जैसे जख्म वगैरह होते हैं उनको ये क्या करता है, एक्सप्लोड करता है, उनको ख़राब करता है। उसके अलावा आता है कंडक्शन। तो सॉल्ट भी कंडक्शन करता है किसकी, इलेक्ट्रिसिटी की। ठीक है, तो हमारे पास सॉल्ट के भी प्रॉपर्टीज़ में आ जाता है कि सॉल्ट पहले तो कंडक्शन करता है। ठीक है, कंडक्शन करता है, ये भी स्किन के लिए कोरोसिव होता है। कौन सी स्किन के लिए, जो जहां से स्किन डैमेज होती है, जो जगह बाउंड होता है वहां पर ये उस जगह के लिए क्या होता है, कोरोसिव होता है। क्लियर हो गया बच्चों? ये थी इनकी प्रॉपर्टीज। इसके बाद हम इन पे बात करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आया कैसे, हमें पता कैसे चला कि ये एसिड है, ये बेस है, और हमें इनको क्यों पढ़ना पड़ा। पहले ये होता था बच्चों के इन दोनों के बारे में जब पता चला साइंटिस्ट को, जब उन्होंने देखा कि दो ऐसे हमारे पास कंपाउंड्स हैं जो दोनों जो हैं एक दूसरे से डिफरेंट नेचर्स शो करते हैं, और जब हम इन दोनों को मिलाते हैं तो हमारे पास एक चीज़ बन के आती है जिसको हम सॉल्ट कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों? तो ये इनकी प्रॉपर्टीज़ है। अब इनकी प्रॉपर्टीज से नेक्स्ट मूव करते हैं, इनके कॉन्सेप्ट पे ये आया कहाँ से। ठीक है,
तो बच्चों ये जो है ना एसिड और बेस, इनका स्टार्ट होता है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट दिया था आर्हेनियस ने, ठीक है। आर्हेनियस जो थे उन्होंने सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट दिया था, जिस कॉन्सेप्ट को हम आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस कहते हैं, ठीक है। उन्होंने क्या कहा था, एसिड वो होता है जो प्रोटॉन डोनेट करता है, जो H पॉजिटिव आयन डोनेट करता है, ठीक है। आर्हेनियस के मुताबिक एसिड कौन होता है, जो H पॉजिटिव आयन डोनेट करता है। एसिड डोनेट H पॉजिटिव आयन, ठीक है। और बेस इसके मुताबिक, बेस वो होता है डोनेट्स OH नेगेटिव आयंस। आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट सबसे पहले आया था, और ये तकरीबन आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट जो है ना बच्चों, ये आया था 1887 में, ठीक है। और ये सबसे पहला कॉन्सेप्ट था एसिड और बेस के बारे में। इसमें ये कहता है कि एसिड वो होता है जो H पॉजिटिव आयन डोनेट करता है, और बेस वो होता है जो OH नेगेटिव आयन डोनेट करता है इन एक्वस मीडियम, ठीक है, इन एक्वस मीडियम। ये बात याद रखिएगा, इसका मैं आगे जिक्र करूंगा। इन एक्वस मीडियम मतलब कि ऐसा मीडियम जिसमें वाटर प्रेजेंट हो, ठीक है। एक्वस मीडियम, एक्वा वाटर को कहते हैं, और एक्वस मीडियम जिनमें वाटर प्रेजेंट हो, ऐसा सॉल्यूशन। क्लियर हो गया। अब ये था आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट। अब इसके मुताबिक कुछ एसिड और बेसिस देखते हैं, जैसे कि हमारे पास है HCl, ठीक है। ये एक एसिड है, जब हम इसको डालेंगे वाटर के अंदर, यहाँ पर आ गया हमारे पास H2O, वाटर में हमने इसको डिसॉल्व किया, ये हमारे पास H पॉजिटिव देगा प्लस Cl नेगेटिव देगा। ये जो H पॉजिटिव आपको नजर आ रहा है, दिस इज नोन एज द प्रोटॉन, ठीक है। यही H पॉजिटिव आयन है जिसकी बात की थी आर्हेनियस ने। कहा था कि जो H पॉजिटिव आयन देगा एक्वस मीडियम के अंदर, वो क्या होगा, वो एसिड होगा। क्लियर। नेक्स्ट आता है बच्चों हमारे पास बेस। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस बेस की बात करें तो बेस आ गया एक हमारे पास NaOH। इसको जब डिसॉल्व करते हैं हम किसके अंदर, एक्वस मीडियम के अंदर, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर H2O में, तो ये देगा Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। अब देखें ये जो हमारे पास कंपाउंड है, इसने क्या दिया है हमें, इसने OH नेगेटिव दिया है। इससे पता चलता है कि ये क्या है, बेस है। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, क्लियर है आपको आर्हेनियस का, कि आर्हेनियस ने कहा था कि एसिड को जब भी आप H2O में यानी कि एक्वस मीडियम में डिसॉल्व करोगे तो वो आपको H पॉजिटिव देगा, और जब बेस को आप डिसॉल्व करोगे तो वो OH नेगेटिव देगा, ठीक है। ये आर्हेनियस ने बातें कही थी। अब आर्हेनियस की बात जो है, इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है ब्रोंस्टेड-लॉरी का। अब ब्रोंस्टेड-लॉरी का कॉन्सेप्ट क्यों हमें जरूरत पड़ा, जब आर्हेनियस ने कॉन्सेप्ट दे दिया था, तो बच्चों ये बहुत मेन क्वेश्चन है जो बच्चों के जहनों में आता है। आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट जो है ना बच्चों, ये स्पेसिफिक है वाटर के। आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट कहाँ तक है, वाटर तक है, इससे आगे नहीं है। एक्वस मीडियम की बात करता है, एक्वस मीडियम के अलावा बात नहीं करता, जबकि एसिड बेस को हम एक्वस मीडियम के बगैर भी बता सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो उन एसिड्स और बेसिस के लिए कि जो एक्वस मीडियम में अपने आप को शो करते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट, इसीलिए ये इसकी लिमिटेशन थी। लिमिटेशंस और वो डिफेक्ट्स, लिमिटेशंस और डिफेक्ट्स क्या होती हैं मैं पहले बता चुका हूँ आपको, बोहर एटॉमिक मॉडल में और रदरफोर्ड में, कि लिमिटेशंस होती हैं कि एक साइंटिस्ट ने एक बात कही है और वो उसको पूरा नहीं बता सका, ठीक है। जैसे कि मैं बता दूं कि आर्हेनियस ने यहाँ पर एसिड बेस डिफाइन किया है, ठीक है, लेकिन इसने इसको कंप्लीट डिफाइन नहीं किया, सिर्फ एक्वस मीडियम तक डिफाइन किया, ठीक है। और डिफेक्ट क्या होता है कि एक बंदे ने एक बात बताई है बट वो गलत बता दी, एक साइंटिस्ट ने एक बात बताई है वो गलत बता दी, ठीक है। जैसे कि रदरफोर्ड का हमने देखा था कि रदरफोर्ड ने बताया था उसके बारे में कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम के बारे में, जबकि लाइन स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है। एक चीज ही गलत बता देना वो डिफेक्ट में आ जाता है। तो ऐसी सूरत में अब यहाँ पर इसकी ये लिमिटेशन थी कि इसने एक्वस मीडियम तक बताया, एक्वस मीडियम से आगे नहीं बताया। तो हम नेक्स्ट मूव करेंगे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमारे पास आया वो था ब्रोंस्टेड-लॉरी का कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट था, ब्रोंस्टेड-लॉरी, ठीक है। अब ब्रोंस्टेड-लॉरी जो थे, इन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया बच्चों, ब्रोंस्टेड-लॉरी के मुताबिक एसिड इज अ प्रोटॉन डोनर एंड बेस इज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर। क्लियर बच्चों, क्या बताया ब्रोंस्टेड-लॉरी ने, ब्रोंस्टेड-लॉरी ने दो बातें कही, एसिड हमारे पास प्रोटॉन डोनर होता है और बेस प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है। अब व्हाट इज प्रोटॉन, प्रोटॉन यहाँ पर फिर से जो है H पॉजिटिव आयन है बच्चों,
ये H पॉजिटिव आयन जो है ना, इसको प्रोटॉन बोला जा रहा है कि एसिड जो होगा वो प्रोटॉन देगा और बेस जो है वो प्रोटॉन लेगा। अच्छा बच्चों, अब ब्रोंस्टेड-लोरी के मुताबिक ना एसिड कौन होगा जो प्रोटॉन देगा और बेस कौन होगा जो प्रोटॉन लेगा। तो इसका एक रिएक्शन देखते हैं। आपके पास आता है HCl, ठीक है। इसमें आप ऐड करते हैं H2O को, ठीक है। मैं इनको अलग-अलग करके लिखता हूँ, HO और H, ठीक है। ये H2O है, वाटर है। क्लियर हो गया। अब इनका रिएक्शन होता है तो हमारे पास जो चीज़ बनती है वो बनता है HOHH। एक H3O बनता है और दूसरी चीज़ जो हमारे पास बनती है वो बनती है Cl माइनस। क्लियर हो गया। HCl ने H2O से रिएक्ट किया, H3O मिला और क्लोरीन मिला, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों एक चीज़ देखें, आपके पास इसके मुताबिक ब्रोंस्टेड-लोरी के मुताबिक आपको एसिड कौन सा नज़र आ रहा है, ठीक है। एसिड कौन सा होगा, जाहिर सी बात है जो क्या करेगा, H पॉजिटिव देगा। H पॉजिटिव किसने दिया है, इस Cl ने दिया है, इसने H पॉजिटिव इसको दे दिया, तो ये क्या हुआ, एसिड हुआ। किसके मुताबिक, ब्रोंस्टेड-लोरी के मुताबिक, और आर्हेनियस के मुताबिक भी ये क्या था, एसिड था, ठीक है। अब ऐसे ही H2O जो है जिसने प्रोटॉन लिया है, ठीक है, यहाँ पर इसके पास लोन पेयर्स होते हैं। लोन पेयर्स क्या होते हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। इसके पास यहाँ पर लोन पेयर्स होते हैं और ये क्या करता है, इससे H पॉजिटिव ले रहा है तो ये क्या होगा, बेस होगा अकॉर्डिंग टू किसके, ब्रोंस्टेड-लोरी के, कि बेस वो है जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। ये प्रोटॉन था, इसने एक्सेप्ट किया तो ये बेस और ये क्या हो गया, एसिड हो गया। क्लियर है बच्चों, समझ आ गया आपको। एसिड कौन है, HCl, और बेस कौन है, H2O। किसके मुताबिक, ब्रोंस्टेड-लोरी के मुताबिक। अब यहाँ पर एक आता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एक क्वेश्चन आता है NH3 का, ठीक है, अमोनिया। पूछा जाता है एग्जाम में कि एक्सप्लेन करें, NH3 है, इसके बारे में पूछा जाता है कि अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड-लोरी NH3 इज बेस, बट अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस NH3 इज नॉट अ बेस। एक्सप्लेन व्हाई। कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड-लोरी NH3 क्या है, बेस है, और आर्हेनियस कहता है कि NH3 बेस नहीं है, आर्हेनियस के मुताबिक NH3 बेस नहीं है, तो ये एक्सप्लेन करके दें। अब आप बच्चों एक्सप्लेन कैसे करेंगे, सबसे पहले रिएक्शन देखें। NH3 जो है इसको हम जब भी किसी के साथ रिएक्ट करवाते हैं, जैसे कि मैं इसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाता हूँ H2O के साथ, तो ये बनेगा NH4, ठीक है, 3 हाइड्रोजन थे अब 4 हो गए, प्लस OH माइनस, ठीक है। अब आप रिएक्शन देखें बच्चों, आपको क्या नज़र आ रहा है, आपको नज़र आ रहा है कि NH3 था, इसके पास 3 हाइड्रोजन थे, 3 प्रोटॉन्स थे इसके पास, इसने क्या किया, H2O से, वाटर से एक और प्रोटॉन ले लिया। अब ये NH4 बन गया और वाटर जो है वो OH नेगेटिव बन गया। अब आपके जहन में 2 सवाल आएंगे। पहला सवाल यह आएगा कि NH3 ने तो इसके से H पॉजिटिव ले लिया, तो NH3 क्या हुआ है, जिसने प्रोटॉन लिया है अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड-लोरी NH3 क्या हो गया, बेस हो गया। क्लियर, ये बात क्लियर है। सेकेंड क्वेश्चन आपके जहन में क्या आएगा कि वाटर जो है, वाटर ये तो यहाँ पर एज अ बेस बिहेव कर रहा था, तो ये यहाँ पर एसिड कैसे बन गया, कि यहाँ पर तो ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा था, वहाँ पर इसने डोनेट कैसे कर दिया। तो ये वाटर की स्टोरी को आप अभी पेंडिंग रखें, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है। पहले हम अपने सवाल का जवाब कंप्लीट करते हैं कि वाई NH3 जो है वो क्या है, बेस है अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड, बट आर्हेनियस के मुताबिक नहीं। तो अब इसका जवाब ये है बच्चों, NH3 जो है उसके पास OH नेगेटिव नजर आ रहा है आपको, नहीं आ रहा। NH3 के पास OH नेगेटिव है, ये देखें NH3, इसके पास OH नेगेटिव नहीं है, जबकि आर्हेनियस कहता है कि बेस वो है जो डोनेट करेगा OH नेगेटिव। अब NH3 के पास OH नेगेटिव है ही नहीं, तो वो डोनेट कैसे करेगा। तो यही क्वेश्चन का आंसर है कि NH3 आर्हेनियस के मुताबिक बेस इसलिए नहीं है बिकॉज इट हैज नो OH नेगेटिव आइन, ठीक है, ये डोनेट नहीं कर सकता। सिर्फ ये क्या कर सकता है कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। इस सूरत में हमने इसको ब्रोंस्टेड-लोरी के मुताबिक बेस करार दे दिया। अब देखें ये था ना, अगर आर्हेनियस के कॉन्सेप्ट पे हम चल रहे होते तो हम तो NH3 को पहचान ही ना सकते कि NH3 बेस है या नहीं है। ये हमें ब्रोंस्टेड ने बताया है कि NH3 बेस है, तो आज हमें पता चला है कि NH3 बेस है, क्योंकि इसने कॉन्सेप्ट दिया कि प्रोटॉन एक्सेप्टर बेस होगा, ठीक है।
तो दोनों बातें, ये एक्वस मीडियम की बातें हैं आर्हेनियस की, और ये एक्वस मीडियम के बगैर की बातें हैं, ठीक है। अब वाटर की बात पे आते हैं बच्चों। आपके पास एक और कंपाउंड्स होते हैं जिनको आप कहते हैं एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस, एम्फोटेरिक सब्सटेंस। अब ये सब्सटेंसेस कौन से होते हैं बच्चों? ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जो एज एसिड एज वेल एज बेस बिहेव करते हैं, मतलब कि ये एसिड के तौर पे भी बिहेव कर सकते हैं और ये बेस के भी तौर पे बिहेव कर सकते हैं। क्लियर? ऐसे जो सब्सटेंसेस होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस, ठीक है। एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस कौन से होते हैं? जो एसिड और बेस दोनों के तौर पे बिहेव कर सकते हैं, बिहेव बोथ लाइक एसिड एंड बेस। क्लियर हो गया बच्चों? ये दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं, एसिड की तरह ही बिहेव कर सकते हैं और ये बेस की तरह भी बिहेव कर सकते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस को हम एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस कहते हैं, जिनकी एग्जांपल में हमारे पास आ जाता है वाटर, ठीक है। तो ये भी क्लियर। अब आपको क्या क्या आ गया? आपको आर्हेनियस कॉन्सेप्ट का पता चल गया, आपको ब्रोंस्टेड लोरी के कॉन्सेप्ट का पता चल गया। इन दोनों के कॉन्सेप्ट से आपको एसिड बेस बिल्कुल क्या है? क्लियर है, ठीक है। इसके बाद आपको ये भी पता चल गया कि एक क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल जो बनता होता है कि NH3 जो है वो क्यों बेस है अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड और क्यों नहीं आर्हेनियस के मुताबिक, ठीक है। फिर आपको ये बात भी पता चल गई है कि ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट आया क्यों था जब आर्हेनियस कॉन्सेप्ट हमारे पास था। क्लियर हो गया? उसके बाद नेक्स्ट आपको ये भी पता चल गया कि वाटर जो है वो क्यों एज एसिड एज बेस बिहेव करता है। जब वाटर को आप एसिडिक मीडियम में डालेंगे तो वो बेस के तौर पे बिहेव करेगा, जब उसको आप बेसिक मीडियम में डालेंगे तो वो एसिड के तौर पे बिहेव करेगा। इसकी क्या वजह है? क्योंकि वाटर क्या है? वाटर एम्फोटेरिक सब्सटेंस है। क्लियर? इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट पे हम मूव करने लगे हैं वो है कि एसिड बेस की पहचान कैसे की जाए, ठीक है। तो बच्चों, हाउ टू इंडिकेट एन एसिड और बेस। अब एसिड और बेस को कैसे पहचाना जाए कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है? इसके लिए बच्चों आपके पास दो तरीके हैं, मेन दो तरीके हैं, ठीक है। फर्स्ट तरीका ये है कि आप लिटमस पेपर का यूज करें, ठीक है। और सेकंड तरीका ये है कि आप क्या करें? पीएच का यूज करें। दो तरीके हैं, पीएच मीटर आप यूज करें या जो लिटमस पेपर है उसका यूज करें। अब ये पीएच क्या है ये भी मैं आपको बताता हूं और लिटमस पेपर क्या है ये भी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मैं बात करूंगा लिटमस पेपर के बारे में, ठीक है। दो मेथड्स में आपको एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट, ये आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बच्चों, आपकी बुक में ये चीज़ें इतनी डिस्कस नहीं की गई। लिटमस पेपर के बारे में बात की है लेकिन पीएच के बारे में बात नहीं की, तो सुन लें, आपके नॉलेज में इजाफा होगा। लिटमस पेपर एंड पीएच, ठीक है। लिटमस पेपर बच्चों एक पेपर होता है, ये एक बुक होती है, उस बुक में बहुत ज़्यादा पेपर्स लगे हुए होते हैं, उनमें से एक पेपर आप लें। उस पेपर को जब आप एसिड में डिप करेंगे तो वो लिटमस पेपर अब दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक होता है आपके पास रेड लिटमस पेपर, ठीक है, और दूसरा होता है आपके पास ब्लू लिटमस पेपर, ठीक है। एक रेड लिटमस पेपर होता है और एक ब्लू लिटमस पेपर होता है, ये दो लिटमस पेपर्स होते हैं। अब इन दोनों का आप यूज कहाँ करते हैं? एसिड बेस की इंडिकेशन के लिए यूज करते हैं। आपने एसिड को चेक करना है तो आप क्या यूज करेंगे? ब्लू इंडिकेटर, और अगर आपने बेस को चेक करना है तो आप रेड इंडिकेटर यूज करेंगे। इंडिकेटर क्या होता है बच्चों? इंडिकेटर कहते हैं जो किसी भी चीज की इंडिकेशन दे कि वाकई यहाँ पर कोई चीज प्रेजेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ब्लू इंडिकेटर होगा या ब्लू जो लिटमस पेपर होगा ये हमें बताएगा कि एसिड है, और रेड जो है ये बताएगा कि बेस है, ठीक है। होता क्या है कि जो ब्लू इंडिकेटर है, ब्लू वाला लिटमस पेपर जो है, इसको जब हम एसिड में डिप करते हैं, ठीक है, इसमें जब हम एसिड लगाएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा रेड लिटमस पेपर में, इसका कलर चेंज होगा और रेड हो जाएगा, ठीक है। और ये जो रेड वाला है इसको जब हम डिप करते हैं बेस में तो इसका कलर चेंज हो जाएगा और इसका कलर हो जाएगा ब्लू, ठीक है। क्लियर है बच्चों? आपके पास क्या होगा? जब आप ब्लू लिटमस पेपर को एसिड में डिप करेंगे तो आपके पास रेड कलर का हो जाएगा, ब्लू लिटमस पेपर का कलर रेड में चेंज हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा यहाँ पर एसिड है, ठीक है। और जब रेड लिटमस पेपर को डिप करेंगे बेस में तो वो ब्लू में चेंज हो जाएगा। अगर आप रेड पे एसिड लगाते रहेंगे तो आपको नहीं पता चलना, और ब्लू पे बेस लगाते रहेंगे तो आपको नहीं पता चलना, कलर नहीं चेंज होगा, ठीक है। तो ये आपने करना है। इसके अलावा एक और आपको मैं होम रेमेडी बताता हूँ। घरों में हल्दी प्रेजेंट होती है, ठीक है, जिसको ट्यूमरिक कहते हैं। हल्दी जो होती है ना, उसको आप क्या करें,
उसको हल्का सा पानी में डिप करें, पानी में थोड़ी सी हल्दी मिला कर ना, उसको जब आप उसमें एसिड डालेंगे तो कोई भी कलर नहीं शो होगा, लेकिन जैसे उसके अंदर आप कोई भी बेस डालेंगे तो उसका कलर चेंज होगा, जैसे कि ब्लू हो जाता होता है या ग्रीन हो जाता होता है, इस तरह के कलर्स वो आपको शो करेगी। ठीक है, हल्दी शो करती है। इसके बाद नेक्स्ट हम मूव करते हैं पीएच पे। पीएच क्या होती है बच्चों? पीएच एक स्केल होता है। मेनली पीएच क्या होती है ये आप 10 क्लास में पढ़ेंगे, आपको डिटेल्स में बताया जाएगा कि पीएच क्या होती है। ठीक है, अभी के लिए आप ये याद रखें, पीएच का एक स्केल होता है हमारे पास जो कि स्टार्ट हो रहा होता है 0 से। ठीक है, 0 से स्टार्ट होता है और ये एंड होता है हमारी नज़र में 11 पे। ठीक है, वैसे ये आगे तक चलता है 12, 13, 14 तक, लेकिन 11 तक इनफ होता है क्योंकि हम जितनी इंडिकेशंस करते हैं वो इसके अंदर अंदर होते हैं। इसमें अब जो नंबर्स आते हैं बीच में 0 to 11 के दरमियान में, जो सेंटर में नंबर आता है इनके, वो आता है 7। ठीक है, 7 की बात करें, और 7 से पीछे जो नंबर्स हैं कौन कौन सा आ जाएगा? 0 के बाद 1, 2, 3, 4, 5। अच्छा बच्चों, अगर हम पीएच के स्केल की बात करें ना, स्टार्ट होता है ये बच्चों 0 से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। बस 11 तक हम इसको डिस्कस करते हैं। क्लियर हो गया? ये हमारे पास एक क्या है? पीएच स्केल है। इसमें हम वैल्यूज नोट डाउन करते हैं। अब ये जो पीएच स्केल होता है बच्चों, इसका यूज़ किया जाता है इंडिकेशन करने के लिए एसिड की और बेस की। ठीक है, ये खाली इंडिकेशन नहीं करता एसिड बेस की, ये भी बताता है कि कौन सा एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है, कौन सा बेस कितना स्ट्रॉन्ग है, कौन सा एसिड कितना वीक है और कौन सा बेस कितना वीक है। क्लियर? तो हमारे पास स्टार्ट होता है ये 0 से बच्चों। इसके जो सेंट्रल पॉइंट है ना, वो है हमारे पास 7। 7 को हम बोलते हैं न्यूट्रल, यानी कि यहाँ पर जो चीज़ होगी वो ना एसिड होगी ना बेस होगी, न्यूट्रल होगी। क्लियर? और न्यूट्रल से नीचे जाएंगे अगर 0 की तरफ तो एसिडिक होती जाती हैं चीज़ें, और अगर ऊपर जाएंगे आप 11 की तरफ तो आपके पास बेसिक होती जाती हैं चीज़ें। क्लियर है? एसिडिक, न्यूट्रल एंड बेसिक। अब 7 पॉइंट यानी कि पीएच 7 जो होती है, 7 से नीचे जिस भी एसिड की पीएच, जिसकी कंपाउंड की या सब्सटेंस की पीएच जो है वो आपके पास आएगी तो वो क्या होगा? एसिडिक होगा। और अगर न्यूट्रल से ऊपर जिसकी पीएच आएगी वो क्या होगा? बेसिक होगा। ठीक है, यानी कि पीएच जो है वो एसिडिक के लिए कम होती है और बेसिक के लिए ज़्यादा होती है। अब यहाँ पर मैंने डिस्कस किया HCl, डिस्कस किया ना। HCl क्या है बच्चों? एसिड है। एसिड है ना, इसकी पीएच पता क्या होती है? 2। ठीक है, इस तरह मैंने आपके पास यहाँ पर वाटर डिस्कस किया, इसी तरह मैंने यहाँ पर वाटर डिस्कस किया। वाटर की पीएच की बात करें तो वाटर की पीएच होती है बच्चों 7। ठीक है, वाटर का आपको टेस्ट पता है। वाटर का कैसा टेस्ट होता है? वाटर का एक न्यूट्रल टेस्ट है। ठीक है, क्योंकि उसकी जो पीएच है वो 7 है। इसी तरह फिर बात करें हम यहाँ पर NH3 की बात की है। NH3 बेस है, बेस है तो इसकी पीएच अराउंड 8 to 9 के दरमियान होगी। क्लियर? तो जितनी पीएच स्केल पे हमें ये पता चलता है कौन सा एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है और कौन सा बेस कितना स्ट्रॉन्ग है। जैसे कि NaOH है, NaOH की पीएच जो होती है वो 11 के करीब करीब होती है। ठीक है, तो पीएच भी आपको क्लियर समझ आ गई होगी कि पीएच एक स्केल होता है जिसमें जितना वैल्यू जो है 0 की तरफ जाएगी उतनी चीज़ एसिडिक होगी, और जितनी वैल्यू जो है वो किसकी तरफ जाएगी? 7 से ऊपर जाएगी तो उतनी चीज़ बेसिक होगी, और 7 पे कोई भी चीज़ क्या होगी? न्यूट्रल होगी। तो जिसकी पीएच 7 होती है वो उसका मतलब कि वो न्यूट्रल है। क्लियर है? ये वाला टॉपिक आपको समझ आ गया बच्चों? ये था बेसिक कॉन्सेप्ट, और इसमें कुछ मैंने आपके टॉपिक भी कवर करने की कोशिश की, आर्हीनियस का, ब्रोंस्टेड का। क्लियर है? इसके बाद ना नेक्स्ट हम मूव करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस पे, और वीक एसिड और वीक बेस पे। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा।